हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपना चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जैसा हमारा आईटीआई का कोर्स चल रहा है, ठीक है। आईटीआई फर्स्ट ईयर का कोर्स और आईटीआई सेकंड ईयर का कोर्स दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो वीडियो बनेगी आईटीआई फर्स्ट ईयर की बनेगी, जो जिसके लिए मैंने ये बुक, आप जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बुक वो बुक है, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, किसमें, आईटीआई फर्स्ट ईयर के। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, रियोस्टेट के बारे में, पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक। तो ये सब इस चैप्टर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस बेसिक है ये, ठीक है, जिसमें आप रेजिस्टेंस इनके बारे में बेसिक जो है वो पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से, और आपके जो भी आप क्लास पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में उसके एग्ज़ाम व्यू से भी, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक अभी समझ में आ गया तो आगे जाके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें जो आता है आपका रजिस्टर, रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर आपको पता होगा क्या होता है। जैसे हम इसका सिंबल देखते हैं, तो ये इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं रजिस्टर का, ठीक है। इसको आर से शो करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी सर्किट में करंट आ रही है उसका अपोज करना। यानी ऐसा अगर करंट आ रही है आई, तो ये रजिस्टर क्या करेगा, बीच में उसको रोकने का काम करेगा, यानी उसका अपोज करेगा। और कितना अपोज करेगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितनी वैल्यू का हमने रेजिस्टेंस यूज़ कर रखा है, ठीक। मान लो हमारी 50 एम्पेयर करंट आ रही है, ठीक है, और हमने बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया। सब हमें आगे कितनी करंट चाहिए उसी हिसाब से हम रेजिस्टेंस लगाएं। अगर हमें 25 एम्पियर की करंट चाहिए आगे, कि 50 ना आए 25 आए, तो उसके लिए हम वैसा ही रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जो कि उसकी 25 एम्पियर करंट को कम कर दे, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है कि यह क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है आपका, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये वाले रजिस्टर होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक। आपके फिक्स में भी आते हैं, ठीक है। रजिस्टर मतलब जो होते हैं आपके फिक्स भी आते हैं, वेरिएबल भी आते हैं, ठीक है। जो सिंबल मैंने बताया वो फिक्स वाला है आपका, ठीक। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, रजिस्टर जो होता है, ठीक है, ये करंट को अपोज करता है। इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये रजिस्टर को आमतौर पर किसका बनाया जाता है, यूरेका का, नाइक्रोम का, मैग्नीन का, जर्मन सिल्वर का, ठीक है। तो इन मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, कार्बन का, ठीक। तो इनसे आपके रजिस्टर बनता है। तो आपको इतना समझ में आ गया, करंट रजिस्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, ठीक है। सेकंड आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी आपका एक रेजिस्टेंस होता है, जो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब उस पर आप देखोगे, ठीक है। जो रियोस्टेट होता है वो आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। तो उसमें उसका सिंबल ये होता है, उसके ऊपर एक तीर का निशान होता है, ठीक है। बाकी तो सेम होता है। तीर का निशान ये शो करता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले हमने रेजिस्टेंस देखे थे, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। यानी अगर ये 20 ओम का है तो हमेशा 20 ओम का ही रहेगा। हम इसको, अगर हमें 40 ओम का होगा तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मगर जो इस रजिस्टर की वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती, ठीक। ऐसे नहीं कि 10 ओम का है 20 ओम का, इसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर एक स्लाइड वाला एक ऐसा होता है आपका, ठीक है। स्लाइड करने के लिए एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, इधर इधर क्या करते हैं, घुमाते हैं हाथ से, ठीक। तो उससे इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेंज में आता है आपके। जैसे ये तो मान लो ये क्या है, फिक्स है, तो ये 20 ओम का तो 20 ओम, ये जैसे इसकी रेंज हो सकती है 0 से 100 ओम, ठीक। तो इसको हम 0 से 100 तक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 20 में भी यूज़ कर सकते हैं, 40 में भी यूज़ करते हैं, 50 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट, ठीक। तो ये क्या करता है, करंट, ये भी करंट का अपोज करता है, ठीक है। अपोज किस तरीके से करता है, अपने में ड्रॉप करा देंगे, हीट की फॉर्म में करेंगे। तो ये काम होता है इन रजिस्टर्स का, ठीक है, करंट का अपोज करना। अगला आता है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर भी आपका ये रेजिस्टेंस ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप करा रहे हैं, तो उसे पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें कहीं पे वोल्टेज को कम करना है तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। मान लो हमारा 50 वोल्ट आ रहा है और हमें 30 वोल्ट ही चाहिए, मगर हमें 20 वोल्ट का ड्रॉप कराना है, तो हम रजिस्टर यूज़ करेंगे, उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो वहाँ पर वो रजिस्टेंस क्या काम करेगा, पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ करेगा।
ठीक। जैसे हम इसका डिवाइडर का यूज़ करते हैं, हम सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं सीरीज डिवाइडर, शंट डिवाइडर। वहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज या करंट को डिवाइड मतलब वहाँ से ड्रॉप करा देते हैं। ड्रॉप कराने से क्या होगा, वहाँ पे करंट या वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डिवाइडर। अगला आता है आप पे, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध कितने प्रकार के थे, इनकी बनावट व प्रयोग के बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके बहुत टाइप्स के आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला आपका वायर वाउंड रेजिस्टेंस। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस का डायग्राम मैंने ये बनाया है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, वायर होती है, वायर लपेटी होती है। ठीक है, ऐसे। तो ये वायर जो होती है आपकी, ये होती है, ये आपकी हो सकती है नाइक्रोम की हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी है, नाइक्रोम की हो सकती है, यूरेका की हो सकती है, मैग्नीज की हो सकती है, कैथल की हो सकती है, टंगस्टन की हो सकती है। तो ये वायर आपकी किसी भी, कोई सी भी हो सकती है इनमें से। ठीक है, इस पे ये जो यूज़ किया जाता है, ये जो क्या होता है, एक चीनी मिट्टी का एक वो समझ लो। ठीक है, चीनी मिट्टी का कोई मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, चीनी मिट्टी का बना होता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, और इस चीनी मिट्टी का या आपका सिरामिक, ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ सकता है पेपर है, सिरामिक। तो ये चीनी मिट्टी या सिरामिक का बना होता है, जिसपे क्या होता है, वायर को लपेटते हैं। ठीक है, तो वायर मैंने बता दिया आपकी नाइक्रोम की हो सकती है, यूरेका की हो सकती है, ठीक है, मैग्नीज की हो सकती है। तो इस तरीके से लपेटा जाता है इसमें, ये आपकी लीड लगी निकली होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है वायर वाउंड प्रतिरोध, यानी इसमें वायर लपेटी होती है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है आपका, जैसे आपके फ़ैन होते हैं, ठीक है, टेबल फ़ैन हो गए, या जैसे आपके घरों में फ़ैन लगे होते हैं, तो जो पुराने टाइप के जो आपने रेगुलेटर देखे होंगे, उनके अंदर ऐसे रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है आपका। ठीक है, आपका यूज़ होता है ये वोल्ट मीटर में, मेगरों में यूज़ होता है इनका। ठीक, तो ये आपके ये जैसे लिखा हुआ है इसमें, स्टार्टर की रीलों में, मोटरों में, जनरेटर के रेगुलेटर में, पंखों के रेगुलेटर आदि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और जो आपने एक देखेंगे हीटर में भी लगे होते हैं, नाइक्रोम की तार जो होती है गोल 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 वाली। ठीक है, तो वो भी आपकी वायर बाउंड वाली होती है। ठीक है, यानी वो वायर होती है जो हीटर में लगी होती है, वो भी क्या करता है, वो भी नाइक्रोम का बनाता है, वो भी हीट करता है, जो भी करंट आती है उससे हीट पैदा करता है। ठीक है, तो नाइक्रोम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या है, सबसे ज़्यादा हीट देते हैं, तो इसलिए उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, गीज़र में, आपका प्रेस में और हीटर में। ठीक है, तो वहाँ पे नाइक्रोम की तार को यूज़ करते हैं। बाकी इसका आता है साइज हम इसका देख लेते हैं। तो ये हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 वाट से लेकर 100 वाट तक आते हैं, 1 वाट से 100 वाट के बीच में मिलते हैं, जिनकी वैल्यू 1 ओम 0.01 ओम से 10 किलो ओम तक हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना, 0.1 ओम से 10 किलो ओम तक आते हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज याद कर लेना और इनकी क्षमता याद कर लेना, 1 वाट से 100 वाट तक वायर बाउंड वाले आते हैं। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। सेकंड हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। तो इसमें अब है तुम्हारा कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, जो इससे पहले मैंने बताया था कि चीनी मिट्टी के या सिरामिक धातु के बना होता है, उसके अंदर वाला पार्ट। ठीक है, उस पर वायर को लपेट होता है। इसमें जो अंदर वाला भाग बना होता है वो आपका कार्बन या कार्बन की मिश्र धातु इसमें मिलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा, अंदर जो ये कार्बन या कंपोजिट जो धातु होती है वो मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो कार्बन के साथ अलग अलग धातुएं मिलाई जाती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 1 ओम से कई मेगा ओम तक आते हैं। ठीक है, 1 ओम से कई मेगा ओम, जबकि इससे पहले हमने देखा था 0.1 से 10 किलो ओम तक आते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेगा ओम तक हो सकती है, और क्षमता में कम आते हैं, ये 3 वाट तक आते हैं, 1/10 वाट से 3 वाट तक आते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी ये जो होते हैं कम वाट के आते हैं, तो इसमें जहाँ पे कम करंट फ्लो होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसे। ठीक है, ज़्यादा करंट इससे फ्लो होगी तो ये आपके जल जाते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो कम हो तो इसको जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे इंडिकेटरों में यूज़ करते हैं,
विद्युत मापक यंत्रों में, यानी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फेज टेस्टर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। CFL हो गया, ऑटोमेटिक सर्किट हो गया, फैन रेगुलेटर हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, इनमें यूज़ करते हैं कार्बन कंपोजिट रजिस्टर, ठीक है। तो बेसिक आपको ये याद रखना है, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर का मतलब उसमें कार्बन का वो मेटल बना होता है, कार्बन उसमें मिक्स धातुएं मिली होती हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऊपर देखो एक कलर बैंड लगे होते हैं, इन्हीं से हम इसकी पहचान करते हैं, इसके कलर से इसकी पहचान करते हैं इसकी वैल्यू की, ठीक है। तो ये था कार्बन कंपोजिट रजिस्टर, इसलिए इसका नाम कार्बन कंपोजिट रजिस्टर है, क्योंकि कार्बन के साथ और अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। वैल्यू 1 ओम से कई मेगा ओम, और क्षमता जो होती है 1/10 वाट से 3 वाट तक, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थर्मिस्टर। अगला इसमें आता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब होता है, थर्मिस्टर का मतलब है कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। टेम्परेचर अगर इसका ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे टेम्परेचर से कोई चीज़ हमें काम करानी है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो इसका पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, थर्मिस्टर का। अगला आता है मेटल फिल्म रजिस्टर। तो मेटल फिल्म रजिस्टर जो होता है आपका जो ऐसे हमने कार्बन रजिस्टर पढ़ा था, सेम टू सेम होता है मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। इसको देखते हैं। तो मेटल फिल्म रजिस्टर और जो इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बन मेटल रजिस्टर, ठीक है, या कार्बन रजिस्टर जो हमने पढ़ा था, और ये है मेटल फिल्म रजिस्टर। तो मेटल फिल्म रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर में डिफरेंस ये है, वहाँ पे हम कार्बन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम कोई मेटल की ऑक्साइड की एक लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड की लेयर यूज़ करेंगे इसमें, बाकी सब आपका सेम होता है, अंदर सेरेमिक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि उसमें हम कार्बन कंपोजिट यूज़ करते थे, केवल ये यूज़ है। बाकी जो इनकी वैल्यू है और कैपेसिटी है वो सेम टू सेम होती है दोनों की, ठीक है। कार्बन रेजिस्टेंस और मेटल फिल्म रजिस्टर आपके, ठीक है। बस इनकी कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मेटल यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। बाकी इनका प्रयोग वहीं यूज़ होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। बाकी आपको पता है रजिस्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, ठीक। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, जैसा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है एल डी आर की। सबसे पहले तो आपको एल डी आर की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। ये आपका एल डी आर है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टेंस, ठीक है यार, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टेंस, ठीक है। तो इस जैसे आपको पता चल रहा है लाइट डिपेंडिंग है, ये लाइट डिपेंडिंग, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हम जैसे ऑटोमेटिक, हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गलियों में लगी होती है, तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा रात को जल जाती है और सुबह बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर एक एलडीआर ही लगा होता है, जब उस पर लाइट कम होती है तो क्या होता है, वो ऑन हो जाता है, जब लाइट पड़ती है तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे ही होता है आपका। तो इसमें क्या होता है आपका, जब कम रोशनी होती है तो इसका मान अधिक हो जाता है, और जब अधिक रोशनी होती है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। यानी जब लाइट कम होगी तब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और जब लाइट ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है आपका एलडीआर, ठीक है। उसके बाद आता है एक वीडीआर। वीडीआर क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है आपका। तो वोल्टेज की वैल्यू अधिक वोल्टेज पे ये कम रेजिस्टेंस, और कम वोल्टेज पे अधिक रेजिस्टेंस, यानी जब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है आपका वीडीआर। तो पहले इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है वो, ठीक है। तो ये डायग्राम है वीडीआर का, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। तो इस तरीके के दिखते हैं ये, ठीक है। गोल शेप होता है इनका और दो लीड निकली होती है। तो जहाँ पे भी आपको ये दिखेगा तो इस समझ लेना ये वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें अब। नेक्स्ट इसमें आता है कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से आप क्या समझते हो, ठीक है। कलर कोडिंग व पावर रेटिंग से आपका क्या अभिप्राय है, ऐसी रेजिस्टेंस का मान कैसे मालूम किया जाता है। तो कलर कोडिंग क्या होता है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना उसके ऊपर कुछ कलर कोड होते हैं, कुछ कलर दिखेंगे आपको ऐसे, ठीक है। अलग अलग कलर होते हैं इसमें करे हुए।
ठीक है। तो उन कलर से हम क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो 10 ओम का है, 20 ओम का है, 1 किलो ओम का है, 1 मेगा ओम का है। तो उस कलर से ही हम पहचानते हैं। तो उस कलर से कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक टेबल है, उस टेबल को हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके का आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें 3 पट्टी तो आगे और 1 पट्टी बाद में होती है, ठीक है। ए बी सी ये आगे पट्टी होती है, जिसमें ए फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर, और जो डी होती है वो टॉलरेंस रिंग होती है आपकी, ठीक है। इसमें आपका अलग कलर होता है। तो हमको ये 3 कलर देख के ही इसकी पहचान करते हैं मेन। और इसमें जो टॉलरेंस रिंग है उसका भी मैं यूज़ बता देता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। बाकी इसको याद करने का एक तरीका है, टेबल को बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अभी मैं यूज़ बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसकी टेबल देखते हैं हम, ठीक है। ये है इसकी टेबल। तो टेबल आपको इसकी टेबल ढंग से देख लेना, याद करना है आपको। ये टेबल देखे, जो स्टार्टिंग के 3 कलर होते हैं उनके लिए ये टेबल है, मतलब है तो चारों के लिए, मगर ये आगे वाले हैं ये, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 कलर जो होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, बी यानी ब्लैक, बी यानी ब्राउन, आर यानी रेड, ओ यानी ऑरेंज, वाई यानी येलो, जी यानी ग्रीन, बी यानी ब्लू, वी यानी वायलेट, जी यानी ग्रे, डब्ल्यू यानी वाइट, ठीक है। बाकी जो चौथा कलर होता है आपका, वो आपका या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर, यानी ये जो आपका ये लास्ट वाला कलर होता है ना, इसमें आपके 3 ही आएंगे, 3 ही कलर हो सकते हैं हमेशा, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर नहीं होगा। तो अगर गोल्ड होगा तो 5% वैल्यू लेंगे, टॉलरेंस लेंगे 5 +-5%, और सिल्वर होगा तो +-10%, और नो कलर होगा तो +-20%। यानी इनसे जो वैल्यू आएगी ना, ये जो कलर से उनका 5% निकालेंगे हम। तो 5% एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। वैसे ही 10% निकालेंगे, प्लस करेंगे, माइनस। नो कलर यानी 20% एक बार निकालेंगे, फिर उसको प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। अभी मैं जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर आपका पहला कलर ब्लैक है तो उसकी कोड कितना आएगा, 0, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कितना है, 10⁻0। ब्राउन का 1 तो इसकी 10⁻1 हो जाएगा। रेड का 2 तो 10⁻2 हो जाएगा। ऑरेंज का 3 तो 10⁻3। तो इस तरीके से टेबल है, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसका कोड नंबर भी और मल्टीप्लाई भी। अगर आपको कोड याद है तो मल्टीप्लाई भी आपको ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर में चल जाएगा। ब्लैक 0 है तो 10⁻0, ब्राउन 1 है तो 10⁻1, रेड 2 है तो 10⁻2, ठीक है। तो 10 की पावर में होता है ये। बाकी इसका यूज़ आपका बहुत कम होता है, 0.1 और 0.01 गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि हमारा एक क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसमें पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और एक चौथा कलर है, ठीक है। पहला रंग जो है हमारा वो क्या है, पीला है, ठीक है। दूसरा हमारा जामुनी यानी वायलेट है, और तीसरा हमारा सतरंगी यानी ऑरेंज है, ठीक है। तो पहला हमारा येलो वाई, ठीक है। और दूसरा हमारा कैसा है, जामुनी यानी वायलेट, ठीक है। और तीसरा है हमारा सतरंगी। तो इस टेबल से हमने क्या कराया है, पहला कलर येलो, दूसरा वायलेट, तीसरा ऑरेंज। तो इस टेबल से हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। येलो का कलर कितना है, येलो का नंबर कितना है, 4, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। येलो कितना हो गया, 4। वायलेट कितना है, 7। और अगला है ऑरेंज, ऑरेंज कितना है, 3, ठीक है। तो ये हमने इसके यहाँ से कोड निकाल लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले पे हमें ये वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र जो लिखा हुआ है, ठीक है। पहला रंग इंटू 10 प्लस दूसरा रंग ब्रैकेट इंटू 10 की पावर तीसरा रंग। तो पहला रंग हमारा वायलेट है तो वायलेट लिखेंगे, ठीक है, 4, ठीक है। इंटू 10 तो इसको साथ 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट 1 प्लस दूसरा रंग कितना है हमारा, 7, तो 7 लिख देंगे, इंटू 10 की पावर तीसरा रंग कितना है, 3,
तीसरे रंग की वैल्यू कितनी थी, तो इसे 10 की पावर में लिखेंगे हमेशा। तीसरा रंग जो होगा आपका 10 की पावर में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 10 40 टू प्लस 7 47, तो ये आ जाएगा आपका 47 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो इसको 47,000 लिख लो या 47 के ओम लिख लो। ठीक है, 10 की पावर 3 यानी 3 जीरो लगा दो, तो 47 1 2 3 और 3 जीरो हटानी है तो के लिख दो, किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसने निकाली है। ठीक, अब हम इसमें चौथे कलर का आपको यूज़ बताते हैं। ठीक है, चौथे कलर का यूज़ क्या है। सपोज इसका चौथा कलर जो है सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर के लिए कितना होता है 10%, जो ऊपर टेबल में मैंने बताया था ±10%। तो हम क्या करेंगे, 47,000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा, 10/100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 1 2 1 2। ठीक है, तो ये 4700 हो गया इसका 10%। तो हम क्या करेंगे, 47,000 में से 4700 एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4700 जो भी हम प्लस करके जो आएगा, ठीक है, तो 4700 प्लस इसमें प्लस कर दो ज़रा 4700 को। 00711 यानी 51,700, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस करने पे इसका आ रहा 42,300। तो इसकी वैल्यू जो होगी, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 42,300 में से लेके 51,700 तक हो सकती है, यानी इसके बीच इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो चौथा कलर होता है ये हमें रेंज बताता है कि इसके जो हमने प्लस प्लस माइनस 10% निकाला, अगर सिल्वर कलर है तो इसकी रेंज क्या है, 42,000 से 51,000 के बीच है। तो सिल्वर चौथा कलर हमें यही बताता है। पहले 3 कलर से हम उसकी वैल्यू निकालते, चौथे कलर से हम उसकी रेंज निकाल लेते कि कहाँ से कहाँ तक प्लस माइनस यानी कितना परसेंट। अगर सिल्वर है तो 10%, यानी 10% कम भी हो सकता है और 10% ज़्यादा भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये काम होता है चौथे कलर का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में ये निकालना आ गया होगा। तो सेम टू सेम सारे कलर जो सारे क्वेश्चन होंगे इसके सेम टू सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि क्या करता है, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जो ये रेजिस्टेंस होता है कुछ बातों पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे लंबाई पे रेजिस्टेंस होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना, जितनी बड़ी उसकी लंबाई होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा किसी भी पदार्थ की लंबाई होगी उतना उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरी चीज़, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना वो उसका एरिया ज़्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जैसे तार है, जितनी मोटी तार होती है उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी मोटी तार होगी उससे ज़्यादा करंट जाएगा। ज़्यादा करंट का मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि वो करंट का पोज कम कर रहा है। तो जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस, जितनी पतली तार होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उससे इतना कम करंट जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा आर, और एक टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा आपका। ठीक है, तो अगर हम इन फॉर्मूले को मिलाते हैं, ये जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो ये जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो इस तरीके का मिलेगा।
तो ये फॉर्मूला मिलेगा हमें R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आता है पेपर में। ठीक है, रो यहाँ पे आपका होता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। ठीक है, बाकी एल लंबाई हो गया, ए एरिया हो गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से शो करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका मेन फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस वो पूछेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू लंबाई बढ़ने पे क्या होती है, बढ़ती है, और एरिया बढ़ने पर घटती है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेम्परेचर से भी इसकी वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया है। ठीक है, चौथा जो है चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध बढ़ने पर तापमान बढ़ जाता है, वो यानी तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, बस क्या है, कार्बन जैसे कागज है, अभ्रक है, इनका आदि का कम हो जाता है। ठीक है, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो भी कंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, यही याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जो अभी मैंने बताया रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या करता है, जैसे प्रतिरोध करता है करंट का अपोज करता है। ठीक है, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध भी करंट का अपोज करता है, मगर जो विशिष्ट प्रतिरोध हम किसी यूनिट यानी किसी पदार्थ का यूनिट क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, यानी यूनिट इकाई लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ये समझ लो। तो वैसी है कि एक छोटी सी जगह में हम उसका रेजिस्टेंस देखेंगे, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यानी इस पर एरिया आ जाता है। उसमें तो पूरे का रेजिस्टेंस देखते हैं हम, पूरी बॉडी का, इसमें हम छोटे से एरिया का रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मतलब इकाई घन का आवेश देखें, मतलब ये पूरे में से छोटी सी जगह में देखेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पे अगर हम करंट को फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पे कितना करंट का अपोज कर रहा है, तो यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट हम लेते हैं, ये इसकी यूनिट दे रखी है इसने, क्या है, माइक्रो ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, या ओम सेंटीमीटर क्यूब से भी इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एक ओम सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, या ओम मीटर भी होती है इसकी। ठीक है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वो हमने ये जो रो वाला फॉर्मूला है, रो वाले फॉर्मूले से निकाला, RA अपॉन L। ठीक है, तो R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, अगर हम मीटर में निकाले, अपॉन L की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसका, तो यूनिट, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक जगह में हम इसका रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। तो आपको पता है कि टेम्परेचर, मैंने बताया टेम्परेचर क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टर्स का, मगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, वो हम इसमें सब देखेंगे। हमारे जो प्योर मेटल होते हैं, शुद्ध धातुएं होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत बात पेपरों में पूछा जाता है। जो प्योर मेटल होते हैं आपके, ठीक है, प्योर मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि मिश्र धातु में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यूरेका होगा, यूरेका क्या बनता है, कॉपर और निकल का बनता है, तो ये क्या होती है, मिश्र धातुएं होती है, तो इनके टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं इंसुलेटर या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें जैसे कागज़ हो गया, रबड़ हो गया, आपका कार्बन हो गया, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये आपके इंसुलेटर है, तो इनमें होता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम। तो गैसेस भी होती हैं। ठीक है,
तो तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस इनका कम हो जाता है। गैसेस जो होती हैं, आर्गन होती है, हीलियम होती है, ये सब गैसेस में भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिरोध का तापमान कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से हम पता लगाते हैं कि इसकी जो मेटल है, जो भी हमारा पदार्थ है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम पता लगाते हैं। तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, RT होता है इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा नॉट प्लस T, ठीक है। अल्फ़ा नॉट यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इससे यही होता है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा, प्लस होगी इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, जिन मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट किनका होगा, जो उल्टा हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनका रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो उनको हम नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके कार्बन हो गया, कागज़ हो गया, जो भी इंसुलेटिंग पदार्थ। तो आगे समझ में, टेम्परेचर कॉफिशिएंट प्लस पॉजिटिव होगा जब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा आपका, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनेगा इसमें। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ओके। नेक्स्ट आता है आपका चालकता यानी कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये डायरेक्ट याद कर लो। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसे मेटल जिनका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है उनका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, यानी उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या हो सकता है, फ्लो, तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, जिस मेटल से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, उसको हम उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। अगला आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी जो है आपका रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, 1/ρ, ठीक है। यानी जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका कंडक्टेंस कम होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उनका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। वो रजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी को हम रो से शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, कंडक्टेंस की यूनिट याद कर लेना, मो, ठीक है। और कंडक्टिविटी की मो पर मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको रट लेना एक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ITI के पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको रट लेना। अगला आता है सापेक्ष चालकता यानी रिलेटिव कंडक्टिविटी। जब एक मेटल की कंडक्टिविटी दूसरे से कंपेयर की जाती है तो उसको रिलेटिव कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर हम चांदी की किसके साथ, कॉपर के साथ कंपेयर करें तो चांदी की ज़्यादा होती है, कॉपर की कम होती है, तो इसे बोलेंगे रिलेटिव कंडक्टिविटी, ठीक है। अगला आता है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ऐसे मेटल जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो उन्हें हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, यानी उनसे जितना करंट फ्लो कराएंगे सारा का सारा फ्लो जाएगा, उसमें कोई अपोज नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ मिलना बहुत मुश्किल है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम कम कैसे करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो -26 नहीं, टेम्परेचर को घटाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है। तो इसका टेम्परेचर इतना घटाएंगे अगर -273.1 डिग्री सेल्सियस, तब जाके इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। तब ये सुपर कंडक्टर बनेगा आपको। तो सुपर कंडक्टर उन्हें बोलते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। इतना याद रखो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। जितना भी मैंने इसमें आपको बताया है ना, उसको एक बार इस वीडियो को पक्का देख लेना, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी एक बार, तो कोई भी क्वेश्चन होगा छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद ही आपके इलेक्ट्रिकल जो पढ़ने का होगा वो जो
स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा। जब ये चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ जाएगी तभी आपको जो इसके बाद बड़े टॉपिक हैं, जो हार्ड टॉपिक हैं, वो समझ में आएंगे इजीली। तो थैंक यू।